अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरियाल खान। मैं हूं आपकी होस्ट ऑन ASTN न्यूज। टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाकिस्तान पॉलिटिको इकोनॉमिक चैलेंजेस। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट उसकी इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। उसकी इकोनॉमी से उसकी करेंसी की वैल्यू की बेस्ड बनती है और ये ट्रूली एंड होली डिपेंड करता है उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर। पिछले 1.5 साल से हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्राइसिस से इन्फ्लेशन से डिफॉल्ट का शिकार हो गया। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो डॉलर की जो US डॉलर की जो रेट था वो 52 था 2000 में। मिड 2000 में ये 60 तक जा पहुंचा एंड देन 2012 में ये यकदम 100 पे रेज किया। इसके पीछे क्या रीजन और फैक्टर्स हैं और डीप रूट एनालिसिस के लिए आज हमारे साथ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद रमजान शेख, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। 15 इयर्स का इनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी एज अ रिसर्चर एंड एज एन इकोनॉमिस्ट। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सर, ये जो पाकिस्तान की इस टाइम जो करंट सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो क्योस है जो हम देख रहे हैं, और अभी जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है, इसमें पहले तो ये क्वेश्चन है कि जो करंट जो US जो रेट है, डॉलर रेट, वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? मतलब फ्रॉम द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक हिस्ट्री में अगर हम देखें तो एवरी ईयर इट हैज बीन, एवरी डेकेड वी हैव सीन अ रेज इन दिस। तो इसके पीछे जो मेन जो फैक्टर्स हैं वो क्या थे? जी, आपने अभी शुरू में जैसे हिस्टोरिकल ओवरव्यू दिया है डॉलर के हवाले से कि किस तरीके से डॉलर जो है उसकी रेट जो है वो बढ़ता रहा है, तो ये ठीक है आपकी बात कि 70s तक जो हमारा डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट था वो तकरीबन $1 जो है वो 4.98 डॉलर के बराबर था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डॉलर जो है उसकी वैल्यू बढ़ती चली गई और पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम होती चली गई। तो पहली तो ये बात है कि 70s में ये हमने अपनी करेंसी को दूसरी दफ़ा डिवैल्यू किया और उसको 1972 में जो $1 जो था वो मैंने भी आपको बताया कि 4.78 के बराबर था, उसको 11 के ऊपर ले गए हम लोग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करेंसी की वैल्यू हमारी गिरती चली गई। अगर हम आजकल देखें तो आजकल चूँकि हम लोग करंटली हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो है वो दूसरा बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से डॉलर के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस में इजाफा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो आप देखें तो हिस्ट्री में वो हाईएस्ट है इस वक्त। इतनी इंपोर्ट जो है कभी भी नहीं पाकिस्तान में रही जितनी आजकल हमें नज़र आ रही है। तो जब भी किसी मुल्क का इंपोर्ट बिल ज़्यादा होता है तो वो डॉलर की डिमांड करता है, क्योंकि आपने पेमेंट करनी होती है। इंपोर्ट मीन्स कि आपने पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट के लिए ज़ाहिर सी बात है कि फिर आप डॉलर को डिमांड करेंगे, और जब भी डॉलर की डिमांड ऊपर जाएगी तो डॉलर की कीमत भी बढ़ेगी। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है। पहला फैक्टर तो हमें अपनी इंपोर्ट को देखने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट हमारी उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी वो तकरीबन इंपोर्ट हमारी 70 बिलियन के करीब है और एक्सपोर्ट हमारी जो है वो 30 बिलियन के करीब है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जो अर्न कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं बाहर, और उसके बदले में आप 30 बिलियन के करीब अर्न कर रहे हैं। दीज आर योर फॉरेन अर्निंग्स। और इंपोर्ट जो है वो आपकी 70 बिलियन है। इसका मतलब आपने जो बाहर की चीज़ों की डिमांड की है या गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की है वो तकरीबन 70 बिलियन के करीब है। तो 70 बिलियन आपने दुनिया का देना है और 30 बिलियन आपने अर्न किया है, तो 40 बिलियन का जो है वो आपको नज़र आता है कि गैप है। तो वो जब इतना बड़ा गैप होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो सर, ये पाकिस्तान में हम इंपोर्ट पे ही क्यों हम डिपेंड कर रहे हैं? हम व्हाई वी डोंट फोकस ऑन ओवर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री? जी, असल में किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए,
उसमें से हमारी एक्चुअली ट्रेड के हवाले से हमारे पास जो पॉलिसीज हैं उसमें एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है, उसको हम IS पॉलिसी कहते हैं, और दूसरी जो पॉलिसी है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी होती है, इसको हम EP पॉलिसी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ही नहीं किया गया कि हम अपने जो भी इंपोर्ट करते हैं उनकी उसकी कॉम्पोजिशन को देखें और देन फिर उसकी डायरेक्शन को देखें कि हम कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की थी कि हम इंपोर्ट्स को देख के और उनका सब्स्टिट्यूट जो है वो अपनी मार्केट में तैयार करते और देन फिर हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो जाता, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन चूंकि ये प्रायोरिटी ही नहीं रही है शुरू से, तो इस वजह से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। प्रायोरिटी इस वजह से भी नहीं रही क्योंकि हमारा जो साउथ एशियन रीजन है वो वॉर ऑफ टेररिज्म में भी इंक्लूड रहा है। देखें, टेररिज्म में रहा है तो बाकी चीज़ें भी तो चलती रही हैं ना, बाकी चीज़ें चल रही हैं, तो पॉलिसी असल में ये इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत थी। अगर आप पॉलिसी के तौर पर इसको लेके आते कि हमारी ये इंपोर्ट्स हैं और आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई 5-6 बिलियन के करीब जो है वो एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं पाकिस्तान में भी प्रिपेयर्ड हो सकता है। तो दिस शुड बी द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन वो वहाँ पे हमें नज़र नहीं आती है कि गवर्नमेंट जो है उसको फोकस करे। पहले मैंने मेरी यही बात की ना कि सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपकी इंपोर्ट्स कौन कौन सी हैं और उन इंपोर्ट्स में से कौन कौन सी इंपोर्ट ऐसी हैं जो कि आप इंडिजिनसली अपने कंट्री में जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे एक तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा, दूसरा जो है वो आप के मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। तो ये चीज़ जो है ये गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है और ये लॉन्ग टर्म ज़ाहिर सी बात है कि एक पॉलिसी मैटर है जो कि तमाम जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं या जो हमारे स्टेट्समैन हैं उनको इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। जी सर, इस पे जाहिद हुसैन जो है वो बिजनेसमैन, जो प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेसमैन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका अभी लास्ट वीकेंड पे जो एक आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान में जो इंपोर्ट है वो ये, जैसा कि आपने कहा कि एडिबल ऑयल की और लाइक वाटर की, मिल की हो रही है। लाइक उन्होंने जो रिप्लेसमेंट बताई है वो बताई है कि हम लोग व्हाई वी डोंट इन्वेस्ट ऑन टेक्नोलॉजी जो कि वैल्यू ऐड करे, इसका हल यही बात मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो इंपोर्ट है उसको कम किया जा सके। इंपोर्ट के अलावा पाकिस्तान का US डॉलर की जो इंक्रीज डे टू डे है उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक डीमीनिंग रिलेशन है। उस रिलेशन में जब रिसेंटली जब यूएस इन्वेजन ने जब वहां से दे सेट आउट टू अमेरिका, तो अफगानिस्तान जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अफगानिस्तान के टोटल 9.5 बिलियन हैं जो वो ब्लॉक करके गए हैं। जो अफगानिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान, उन्होंने बहुत ही एक अनरीजनेबल ऑर्डर जारी किया है जिसमें वहां एक अफगानी $200 से $250 की रीच में 1 वीक में वो वहां से रकम निकलवा सकता है, जो US डॉलर की रीजन की दूसरी बड़ी वजह है। थर्ड रीजन वेस्टर्न यूनियन जो रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा एक डोनर है, वो जो रेमिटेंस जो एक्सचेंज प्रोग्राम डोनर है, वो अफगानिस्तान के लिए उसने एक पॉलिसी की है जिसमें हर अफगानी को, जो अफगानिस्तान डायस्पोरा है उसकी ज्यादातर तादाद पाकिस्तान में शामिल है, पाकिस्तान में रहने वाला हर अफगानी यहां से रकम निकलवा सकता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और इसके अलावा अफगानिस्तान की जो इंपोर्ट है वो भी पाकिस्तान की जो ट्रेड डेफिसिट है वो दिन ब दिन डे टू डे इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से ये थर्ड मोस्ट फैक्टर है पाकिस्तान के यूएस डॉलर इंक्रीज होने का और पाकिस्तान के रुपये की डीवैल्यूएशन का। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज, इसके अलावा जो रेमिटेंस है, जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंक्लूडिंग पीपल, वो एक बहुत बड़ा हमारे पास एक वैल्यूएबल चीज है जिससे हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। सर, इसके आप क्या इफेक्ट देखते हैं जो अफगानिस्तान के साथ जो हमारा एक डी मीनिंग और डी स्टेबल जो रिलेशन है, और इसके जो इफेक्ट्स हैं, जो उनकी जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ब्लॉक होना
वेस्टर्न यूनियन की ये पॉलिसी बनाना कि यहाँ पे हर रहने वाला अफगानी वहाँ से यहाँ से निकलवा सकता है पैसे, बट उसके लिए पाकिस्तान के लिए कोई इस तरह की कोई लाइक उन पे जो, लेकिन जो प्रेशर है सारा वो पाकिस्तान पर है, जिसकी वजह से उनकी ट्रेड डेफिसिट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वैल्यू जो रुपी वैल्यू है वो डीवैल्यू हो रही है। तो सर इसके इफेक्ट्स क्या हैं फिर? असल में पाकिस्तान जो है उसका पाकिस्तान ने यूएसए को सपोर्ट किया था, और उस सपोर्ट करने के बदले में पाकिस्तान को कुछ फंड्स मिलते रहे हैं, और वो चूँकि अब अमेरिका चला गया है अफगानिस्तान से, तो इस वजह से वो जो एड हमें मिलती थी वो मिलना भी बंद हो गई है। तो ये एक मेन फैक्टर है। आप ठीक फरमा रही हैं कि वहाँ से भी हमें एक सप्लाई ऑफ फंड्स जो है वो आता था, लेकिन वो अब हमारा मिलना बंद हो गया है। तो बाकी इसके अलावा एक्सपोर्ट से आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आती हैं, रेमिटेंसीज से आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आती हैं, और आप डेट लेते हैं, आपको एड मिलती है, और इन ये तमाम वो सोर्सेज हैं जहां से आपको डॉलर की सप्लाई आती है। तो जब अमेरिका वहां से चला गया तो पाकिस्तान के लिए जो एक सोर्स ऑफ इनकम थी जो कि वहां से मिल रही थी, पाकिस्तान जो कि हेल्प कर रहा था यूएसए गवर्नमेंट को, तो वो मिलना बंद हो गई है। लेकिन अभी भी वो डिमांड करते हैं कि वो उन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर पाकिस्तान उसको पूरा करता है तो वो पाकिस्तान को वो अमाउंट देने को तैयार है। असल में ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक है ना, दीज आर वाशिंगटन इंस्टीट्यूट्स, ये अमेरिकन गवर्नमेंट की बगैर जो है वो आपको कर्जे नहीं देते हैं। जब तक अमेरिकन उसके ऊपर रजामंद ना हो तब तक वो आपको कर्जे नहीं देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी कहा है अमेरिकन गवर्नमेंट से, उनकी सेक्रेटरी स्टेट से कहा है कि जी आप हमें हेल्प करें कि IMF हमें कर्जा दे दे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक अपना IMF जो है वो यूएसए के बगैर जो है उसको नहीं देगा आपको कर्जा। तो जी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, तो इस टॉपिक को हम ब्रेक के बाद देखते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान शेख, सीनियर इकोनॉमिस्ट एंड रिसर्चर। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की डेब्ट सर्विसिंग के बारे में और पाकिस्तान की करंट जो पॉलिटिकल क्योस है उसके बारे में। टू अ वेरी एक्सटेंट इसको रिलीफ दिया जा सकता है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के जो लोगों को उसको रिलीफ दिया जा सकता था। बट अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो, जो पॉलिटिकल क्योस जो हम पिछले 1.5 साल से जो फेस कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पाकिस्तान का जो डेप्ट है वो 41,082 ट्रिलियन है, और हर पाकिस्तानी पर जिसकी पे 1 लाख है उस पे 90,000 का कर्जा है, लोन है। इन 2015 अगर हम इसको सीरीज में देखें तो 2015 में 4.67 अरब डॉलर डेप्ट सर्विसिंग रही है, 2016 में 4.42 रिड्यूस हुआ है, 2017 में 6.06, 2017 में 7.49, 2018 में 7.48 एंड 2019 में 11.58 डेब्ट सर्विसिंग रही है। और अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो, जो इस टाइम जो हम पॉलिटिकल डिफॉल्ट का, जो पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक डिफॉल्ट का शिकार हैं, अकॉर्डिंग टू 2022 टू 2027 हम लोग 49 एज अ पाकिस्तानी नेशन 49.23 बिलियन डॉलर डेब्ट सर्विसिंग का हम लोग शिकार हैं। तो सर इस पे हम ये अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो एंड अकॉर्डिंग टू दीज फिगर्स इन दीज लास्ट 5 years, सर व्हाट can be the what are the policies and what practical pragmatic steps we should take to reduce this debt? देखें, जो डेट है वो 2 तरह का होता है। एक डोमेस्टिक डेट होता है और एक आपका फॉरेन डेट होता है। जो डोमेस्टिक डेट होता है वो आपका लोकल करेंसी में शो हो रहा होता है, और जो फॉरेन डेट होता है वो आपका एक्सचेंज डॉलर में आप उसको शो कर रहे होते हैं।
अब जहाँ तक आपने ये बात की डेट सर्विसिंग की, तो डेट सर्विसिंग का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द डेट, और या आप प्रिंसिपल पेमेंट भी बाज़ औक़ात पे करते हैं तो वो भी डेट सर्विसिंग में आ जाती है। तो किसी भी मुल्क के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो जैसे अभी आप डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली डिफ़ॉल्ट तो पाकिस्तान नहीं हुआ है और ना इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा। और दूसरी बात ये है कि डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि पाकिस्तान कोई भी कंट्री वो अपना कर्जा पे नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के इतने बुरे हालात नहीं है कि पाकिस्तान अपना कर्जा पे ना कर सके। पाकिस्तान इज़ एबल टू पे इट्स डेट लायबिलिटीज़, और पाकिस्तान के पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हैं कि वो अपने मार्केटेबल जो डेट है जिसकी बेस पे आप डिफ़ॉल्ट करते हैं वो पाकिस्तान आसानी से पे कर सकता है। सर ये इट्स अ लाइक एस्टाउंडिंग चीज है जो भी आपने कहा जी, है। ये इसलिए है कि लोग जो हैं वो र्यूमर्स जो है पाकिस्तान में ज़्यादा उस पे यकीन रखते हैं और जो फैक्ट्स हैं उनको नहीं देख रहे हैं। जब तक आप फैक्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आप ऐसी ही क़यास-आराइयाँ करते रहेंगे और इस तरह की अप्रोच जो है या पाकिस्तान का जो पिक्चर है वो गलत शो करते रहेंगे। तो सर व्हाट आर दैट? ये मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि एक एटॉमिक जो है वो कंट्री है। पाकिस्तान, ये जो एटॉमिक बम है पाकिस्तान के पास, ये लोगों को नहीं भाता। ये बाहर के लोगों को नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के पास पाकिस्तान एटॉमिक पावर हो। उसके लिए मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, और ताकि पाकिस्तान को फाइनेंशियली इतना वीक शो किया जाए या दिखाया जाए या कर दिया जाए कि पाकिस्तान के पास जो लास्ट रिजॉर्ट है वो एटॉमिक बम ही है, उसके ऊपर बारगेनिंग की जा सके और अल्टीमेटली पाकिस्तान से वो चीज़ें ली जा सकें। अक्सर ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास वो महफूज नहीं है या ऐसे है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक नेगेटिव आउटलुक शो करना है तो उसलिए ये जो सारी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मोडीज और ये फिच, ये सारी जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं, ये सारे किसके कंट्रोल में है? और वो जब चाहते हैं आपका आउटलुक जो है वो स्टेबल शो कर देते हैं, जब चाहते हैं वो स्टेबल से नेगेटिव शो कर देते हैं। तो नेगेटिव करने की कोई कंक्रीट रीजंस होनी चाहिए, और वो इसकी बेसिक जो फैक्टर है वो यही हमारे यहाँ हम लोग खुद असल में बजाते खुद जब तक हम एक कौम नहीं बनते और हमारा एक चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी नहीं आता और हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी इकोनॉमी को आगे लेके नहीं चलते। पाकिस्तान ने अल्लाह ताला को हर चीज़ दी हुई है। पाकिस्तान के पास इतना कैपेसिटी है, इतना कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के लोगों के अंदर कि पाकिस्तान आसानी से ये चीज़ें कर सकता है। और अगर आप सिर्फ डिफ़ॉल्ट पे ही बात कर लें तो डिफ़ॉल्ट के लिए आप देखें पाकिस्तान का जो फॉरेन डेट है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो 100 बिलियन है और वो तकरीबन है वैसे 136 बिलियन के करीब पाकिस्तान का टोटल डेट। तो उसमें से आप ये चेक कीजिए कि उसमें से ज़्यादातर जो कर्जा है वो मल्टीलैटरल डेट है। मल्टीलैटरल डेट वो होता है जो कि आप IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, तो वो तकरीबन 47% है। जो और ये लोग वो हैं जो कि कभी भी आपको कर्जा जो है इसलिए नहीं देते कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं, ये चाहते भी नहीं है कि आप डिफ़ॉल्ट करें, क्योंकि ये खुद से आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये तो डिफ़ॉल्ट हो नहीं सकता। दूसरी बात कि जो हमारा जिस बेस पे आप डिफ़ॉल्ट होते हैं वो तकरीबन कर्जा हमारा 10% के करीब है, 10% ऑफ योर डेट, और उसके लिए आपको सिर्फ $10 बिलियन चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान के पास जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 14.6 बिलियन के करीब है। तो 14.6 बिलियन डॉलर आपके पास मौजूद हैं, जिसमें से 8.5 बिलियन स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं और 5.8 बिलियन हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूद हैं। तो इशू किस चीज़ का है? इशू वही है कि इसको पॉलिटिकली अनरेस्ट पैदा करके और इसका आउटलुक खराब करके और इसको एक फेलियर स्टेट जो है वो शो किया जाए, और देन फिर अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक आप उसको कंट्रोल करें। ये असल में एक इंटरनेशनल जो एक कॉन्स्पिरेसी है वो इसके थ्रू पाकिस्तान उसका शिकार हो रहा है, और पाकिस्तान के लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक सर बिकॉज क्योंकि लोन्स IMF तभी देता है किसी भी मुल्क का इकोनॉमिक मैकेनिज्म देखकर और उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स देख के कि ये लोग वापस, ये कंट्री वापस दे भी सकता है या नहीं, इतना सस्टेनेबल है भी सही या नहीं। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ ये जो गवर्नमेंट जो अभी PM की आई थी, तो इन्होंने इसके जो IMF का जो
इन्होंने जो बेल आउट हमें डिफॉल्ट से निकालने के लिए जो इन्होंने पैक्ट साइन किया इनके साथ, तो अकॉर्डिंग टू दैट इन लोगों ने एकदम आते ही इन्होंने कॉस्ट क्यों बढ़ाई हर चीज की? देखें, ये इन्होंने नहीं बढ़ाई, ये कोई भी गवर्नमेंट होती तो यही होता। उसकी वजह ये है कि आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है, आपका फिस्कल डेफिसिट देखें ना, 5.6% ऑफ जीडीपी आपका फिस्कल डेफिसिट है और 7.8% के करीब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। और दिस इज कॉल्ड ट्विन डेफिसिट। जिस मुल्क का ये दोनों डेफिसिट होते हैं वो उन मुल्कों को डॉलर्स की ज्यादा जरूरत होती है, खास तौर पर करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट होती और उनको डॉलर्स की जरूरत होती तो वो कहाँ जाते? उनके लिए या तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको कर्जा देते, या फिर आपको कोई मल्टीलैटरल देते, या आप अपने बॉन्ड्स को बेचते, या फिर आपके पास अगर कहीं से नहीं मिलता तो फिर आप अपने एसेट बेचते, जैसे आजकल आप अपने एसेट बेच रहे हैं और एसेट बेच के आप डॉलर को जनरेट करते। क्योंकि जब तक डॉलर की सप्लाई नहीं आएगी तब तक डॉलर की कीमत नीचे नहीं जाएगी। और पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं है जितने आप डॉलर की सप्लाई को मार्केट में फेंक के और डॉलर की कीमत को नीचे ला सकें। जैसा कि आप देखें कि इंडिया के अंदर आप देखें तो उनके पास तकरीबन 650 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, और 600 अभी उनकी करेंसी की वैल्यू थोड़ी सी गिरी है, तो उन्होंने 100 बिलियन डॉलर जो है उसमें से ये ऐलान किया कि हम उसको मार्केट में फेंकेंगे, और मार्केट में जब 100 बिलियन डॉलर आएगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी करेंसी स्टेबल हो जाएगी। उसके बावजूद भी उनके पास 550 बिलियन डॉलर जो है वो रह जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास मैंने भी बताया कि 14.6 बिलियन है, लेकिन हमारा उसी के मुताबिक ही हमारा जो है वो इशू भी उतना ही है। यानी अगर हम, क्योंकि इंडिया का और पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं हम कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा कंट्री है और उसके मुताबिक हम उसको देखते हैं। और ये डेट जो लायबिलिटीज होती हैं इनको हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखते होते, इनको हम रिलेटिव टर्म्स में देखते हैं। तो आप उनकी जीडीपी के मुताबिक देखते हैं, यानी डेट टू जीडीपी रेशियो देखते हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखते हैं। तो उसके मुताबिक हमारी कोई इतनी बुरी हालत नहीं है और हम उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारी टैक्स की कलेक्शन भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा हुई है और इस वक्त 6 ट्रिलियन रुपीस के करीब हमारी हिस्टोरिकली ये हाईएस्ट पाकिस्तान में है इस वक्त जो टैक्स कलेक्शन है। तो टैक्स से आपको पैसा इकट्ठा हो जाएगा और आप अपना जो है वो फिस्कल डेफिसिट उससे कवर कर सकते हैं। बाकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके लिए आपको फौरी तौर पर जो है वो, जैसे कि इस गवर्नमेंट ने आते ही इंपोर्ट आइटम्स के ऊपर बैन किया है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और ताकि जो है जब तक हम अपने इंपोर्ट बिल को कवर नहीं कर लेते या अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग्स को नहीं बढ़ा लेते तब तक हम इसके ऊपर बैन रखें। सर इनकी रीजन क्या थी ये इस तरह से, जबकि ये जानते भी हैं कि पब्लिक इनको नहीं पसंद करे, और इन्होंने आते ही कॉस्ट बढ़ाई और आईएमएफ से फौरन से इन्होंने मुआहदा किया, और आईएमएफ से मुआहदा करने के बाद इन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव यही था हर किसी का, कोई भी गवर्नमेंट हो जो कीमतें बढ़ती हैं तो कोई भी उसको पसंद नहीं करता है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। सर कीमतें बढ़ने के अलावा गवर्नमेंट जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास नहीं होते और जब जो गवर्नमेंट के पास इतनी पेमेंट नहीं होती कि वो अब खुद अपने जो एक्सपेंसेस कर सके या मुल्क को चला सके, तब वो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पीछे जब वो महंगाई करती है। देखिए, महंगाई कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि महंगाई हो, क्योंकि उन्होंने वोट लेने होते हैं। और सर आप कह रहे हैं कि इस टाइम 14.6 बिलियन डॉलर है स्टेट बैंक के पास। जी बिल्कुल जी। तो सर लेकिन गवर्नमेंट तो ये प्रिटेंड करी थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, और नहीं, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अब इवन के जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी आके बात कर रहे हैं कि ऐसा इशू नहीं है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्पेकुलेटर्स ने इतना ज्यादा उसको बढ़ा दिया है, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर की बात भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर बार बार आके कह रहे हैं कि ये इशू नहीं है और वो लोग उस चीज के ऊपर बिलीव करने को तैयार नहीं। वो आपके बता रहे हैं आपको कि हमें जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड कंट्रीज हैं, वो हमें जो है वो हमारी हेल्प करने को तैयार है। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि वो 8 बिलियन के करीब, आप तो टोटल जो गैप है 4 बिलियन का है, लेकिन वो 8 बिलियन जो है हमें जो है वो देने को तैयार है हमारे फ्रेंड्स जो हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 बिलियन तो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। और आईएमएफ भी यही कहता है कि पहले आप अपने फ्रेंड्स से ले लें फिर हम आपको दे देंगे।
और दूसरी तरफ जो है वो अपना जो दूसरे कंट्रीज हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है IMF आपको लोन देता है तो हम भी आपको कर्जा देने को तैयार हैं। ओके, इसके साथ ब्रेक का टाइम हो जाता है, तो चलते हैं ब्रेक पे और उसके बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद रमजान शेख, सीनियर इकोनॉमिस्ट एंड रिसर्चर। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की डेब्ट सर्विसिंग के बारे में और पाकिस्तान की करंट जो पॉलिटिकल क्योस है उसके बारे में। उसको देखते हुए जो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो इतनी बेकार नहीं है जितनी दिखाई जा रही है और जितना हम सुन रहे हैं। इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल नैरेटिव विच जो पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है उसको वीक करने की कोशिश की जा रही है। जबकि हमारी टैक्स कलेक्शन लास्ट ईयर की जो इस गवर्नमेंट के तहत 5.8 बिलियन टैक्स कलेक्ट हुआ है, जो कि 7.9 ट्रिलियन रुपी रेवेन्यू हमने अर्न किया था, जिसका 5.8 टैक्स कलेक्शन है। इसको देखते हुए, इस फैक्ट को देखते हुए, जो एज एन इकोनॉमिस्ट हम इनसे सवाल करेंगे कि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई महंगाई है जो डे टू डे है, उसकी वजह से लाइक एवरी पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड। जी, तो वाई हमारा टैक्स कलेक्शन भी अच्छा है और हमारे पास स्टेट बैंक पे रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हैं और इतनी हमारी एक वीक और हॉलो और कैलेस किस्म की हमारी सिचुएशन नहीं है, तो फिर ये महंगाई डे टू डे क्यों इंक्रीज हो रही है? देखें, जो इन्फ्लेशन है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसके पीछे बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं और ख़ास तौर पर दो इम्पॉर्टेंट उसकी कॉजेज होती हैं जिसको हम इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो डिमांड ज़्यादा है और या फिर कॉस्ट ज़्यादा है। ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो आप ज़रा देखें कि पाकिस्तान जो है वो लेस डेवलप कंट्री है और नॉर्मली जितने भी लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी एक कॉमन करैक्टरिस्टिक ये होती है कि वो ज़्यादा खर्च करते हैं, यानी वो ड्यू टू द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट उनकी जो कंजम्पशन प्रोपेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो हम इसी तरह से हमारा भी यही है कि हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, हम भी कंजम्पशन ओरिएंटेड कंट्री हैं, सेविंग हम इतनी ज़्यादा नहीं करते। तो जिस मुल्क के अंदर कंजम्पशन ज़्यादा होगी वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है और जहाँ पे भी डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ कीमत बढ़ जाती है। अभी आप किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर दें, जैसे अभी बड़ी ईद गुजरी है तो आपने देखा होगा कि बकरों की डिमांड ज़्यादा करें तो उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा, दही की डिमांड में इजाफा करें तो उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। तो डिमांड जो है वो कीमत को जो है वो ऊपर लेके जाता है। तो सर इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? उसके लिए जाहिर सी बात है हमारा दीन इसमें हमारी बड़ी हेल्प करता है कि आप मियाना रबी का जो है ना वो रवैया रखें और अपनी कंजम्पशन को कर्टेल करें। जब तक हम अपनी कंजम्पशन को कम नहीं करेंगे हमारी एग्रीगेट डिमांड कम नहीं हो सकती। तो कंजम्पशन को कम करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर आप कंजम्पशन में देखें तो फिर दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक आपकी डोमेस्टिक आइटम्स के ऊपर कंजम्पशन और दूसरी जो है वो फॉरेन आइटम के ऊपर कंजम्पशन जो आप इंपोर्ट करते हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि इंपोर्ट जो है वो हम फॉरेन आइटम्स के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इवन कि आप देखें कि आप फीड तक जो है जो जानवरों की जी वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं, दूध बाहर से मंगवाते हैं, एडिबल ऑयल बाहर से मंगवाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमारे जैसा मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं करता है, हमारे लोग अफोर्ड नहीं करते हैं। तो सर ये हमारा माइंडसेट बन चुका है कि हमने जो है एक एक चीज ऑयल से लेके करीम तक जी, ये हमारा माइंडसेट नहीं है, ये माइंडसेट बनाया जाता होता है। हमें इस तरह का चीजें दी जाती हैं कि आप इस तरह के बनने की कोशिश करें और ये हमारा इशू नहीं, ये तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का इशू है कि थर्ड वर्ल्ड के लोग फर्स्ट वर्ल्ड की तरह होना चाहते हैं, उनकी तरह रहना चाहते हैं, उनकी तरह खाना चाहते हैं, उनकी तरह पीना चाहते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल वही बनाना चाहते हैं और इसकी वजह से वो अपनी कंजम्पशन को अपनी इनकम से भी ज्यादा कर लेते हैं। और जब वो इस तरह करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट जो है उनकी इकोनॉमी पे भी पड़ता है
और पूरे मुल्क की इकोनॉमी पे भी पड़ता है एज ए होल। और आप जानते हैं कि आप छठा बड़ा मुल्क है दुनिया में आबादी के लिहाज से, तो इसका मतलब ये कि आप कोई छोटा मुल्क नहीं है। आप ये मत समझें कि आप कोई छोटा सा मुल्क है जिसको आप दुनिया इग्नोर कर देगी। और स्ट्रेटेजिकली भी आप देखें तो आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपके चारों तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा कि आपके एक तरफ इंडिया है जो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, फिर चाइना दुनिया का पहला बड़ा मुल्क है। इसका मतलब पहला, दूसरा और छठा मुल्क तो मिला लें तो आपको पता चलता है कि आधी से ज्यादा आबादी तो यहीं पे हो जाती है दुनिया की। और इसको प्रॉब्लम में रखना बड़ा जरूरी है उन लोगों के लिए, डेवलप कंट्रीज के लिए। जब तक ये प्रॉब्लम में रहेंगे तब तक उनका प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व होता रहेगा। वो जो चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनकी यहाँ पर डोमिनेंस रहे और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। जी, हर तरह की डोमिनेंस वो चाहते हैं। वो चाइना को जो है वो नहीं चाहते कि वो ऊपर आए, इमर्जिंग इकोनॉमी बने या वो एक सुपर पावर बने। उसके लिए जाहिर सी बात है कि फिर ये चीजें जो है सामने लाई जाती हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री में बहुत बड़े कॉलोनाइजर रहे हैं। जी, और यही चीज जो है वो पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पाकिस्तान का लिंक रशिया के साथ और चाइना के साथ और अमेरिका के साथ, उसके अंदर उनके ताल्लुकात के अंदर में बैलेंस लाने की जरूरत है, जैसे इंडिया ने किया हुआ है। इंडिया जो है वो हमेशा अपने मुफादात को देखता है। वो कभी भी नहीं ये देखता कि वहां पर दूसरे के मफादात हैं या नहीं। जैसे अभी उन्होंने अमेरिका के वो देखें दोस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रशिया से ऑयल लिया है। उन्होंने कहा जी हम लोग अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते अपने अवाम की, लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया, हमारे लोगों ने, हमारे गवर्नमेंट्स ने क्या किया, वो आपके सामने है कि उन्होंने रशिया से नहीं लिया ऑयल, क्योंकि हमें अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर है। बिल्कुल। तो सर इस पे हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टेक लेने की। मैं वो बात कर रहा था आपसे कि इन्फ्लेशन के हवाले से, तो इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आपको कंजम्पशन जो है कम करनी पड़ेगी। लेकिन फिर वही बात है कि हर एक पॉलिसी के साथ कोई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और अगर आप खर्च कम करेंगे तो खास तौर पर हमें जरूरत इस चीज की है कि हम लोकल गुड्स के ऊपर ज्यादा खर्च करें और फॉरेन गुड्स पे कम खर्च करें, क्योंकि लोकल गुड्स पर ज्यादा खर्च करेंगे तो लोकल इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट होती है, उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाती है। और अगर आप फॉरेन आइटम्स पर ज्यादा खर्च करते हैं तो उनकी इंडस्ट्री पर प्रमोट करती है, जो कि जाहिर सी बात है कि फिर आपकी कॉस्ट पर हो रही है वो, और आपके लोग कर रहे हैं। तो एक तो ये कि कंजम्पशन आपको कम करनी पड़ेगी बजाते खुद। दूसरा ये है कि महंगाई को कम करने के लिए हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बड़ा अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। खास तौर पर जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं उनको अपने ऑफिस से बाहर आना पड़ेगा, और वो आके जो है वो चेक एंड बैलेंस रखें, और जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनको पकड़ें, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के और पैसे ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं लोग। तो वो सारे तो नहीं है, जाहिर सी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा करते हैं, तो उनको पकड़ने की ज़रूरत है। उस पर जो है वो रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है हमें, ताकि वो उसको बेहतर कर सकें। दूसरी साइड जो है वो मॉनेटरी साइड होती है, जिससे हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। उस पर हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो कोशिश में लगा हुआ है, और वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लेके आए हुए हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट को हाई किया हुआ है ताकि डिमांड जो है उसको कर्टेल किया जा सके और प्राइसेस को कम किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम भी बीइंग द नेशन मुल्क के लिए जो है ना सोचें और अपना एक्सपेंडिचर पैटर्न जो है उसको चेंज करें। एग्जैक्टली हमें अपना लिविंग स्टाइल और अपना कंजप्शन को लेस करना होगा एज सून एज पॉसिबल। और द लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पब्लिक ओपिनियन कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी श्रीलंका सून, सर इसमें कितनी सच्चाई है? जैसे मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान इज नॉट श्रीलंका। श्रीलंका तो एक छोटा सा एक जजीरा है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर आप श्रीलंका के आप इंडिकेटर्स उठा के देखें तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि 2019 से लेके 2021-2 तक जो है वो सिचुएशन यही रही कि उनका भी जो डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट है वो 150 से 360 रुपए तक आ गया, और उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो तकरीबन 8 बिलियन के करीब थे, जो कि 2018 में थे, और वो कम होते होते तकरीबन 1.8 बिलियन के करीब रह गए 2021 के अंदर। तो दे वर अनएबल टू पे, और लेकिन उनकी डिफॉल्ट होने की बेस्ट कुछ रीजंस हैं। वो रीजंस क्या हैं जो कि हमें पाकिस्तान में नज़र नहीं आती।
उसकी एक रीजन ये है कि उनका जो ज्यादातर अर्निंग्स है वो टूरिज्म से है, और टूरिज्म से वो जितनी अर्निंग करते हैं, यानी टूरिज्म लेड उनकी इकोनॉमी है, तो वहां पे लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, उनको अर्निंग मिलती है। तो वो कोरोना की वजह से उनकी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं जा रही थी, तो उनको उतनी अर्निंग्स नहीं मिल सकी। और दूसरा जो उनका फैक्टर था कि उनकी गवर्नमेंट ने टैक्स को बहुत कम कर दिया था, और इवन के बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर उन्होंने टैक्स को बिल्कुल ही जीरो कर दिया था। तो जब आप टैक्स से इनकम नहीं जनरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे, और यानी ये दो मेन फैक्टर। और इसके बाद अगर आप श्रीलंका की देखें तो उन्होंने तकरीबन 36% जो उनका फॉरेन डेट था वो मार्केटेबल था, यानी ये वो कर्जा था जिस पे डिफॉल्ट हो सकता है। जो मैंने आपको बताया जो पाकिस्तान का वो 10%, उनका 36% था, हमारा 10%। तो इसका मतलब ये है कि उनके ये सारे जो सिचुएशन थी वो पाकिस्तान से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। सिर्फ इसी बेस पे लोग कहते हैं कि जिस तरह उनका डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट ऊपर गया था, हमारा भी ऊपर जा रहा, तो शायद हम भी डिफॉल्ट कर जाएं। लेकिन ये फिर वही बात है कि आप एब्सोल्युटली मत देखिए, आप रिलेटिवली देखिए। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप एब्सोल्युटली नहीं जज कर सकते, आप उनको रिलेटिव टर्म्स में देखते हैं, तब आपको सही पिक्चर क्लियर होती है, अदरवाइज वो पिक्चर सही नहीं आपको नजर आती। तो इसलिए पाकिस्तान का जो डेट की कॉम्पोजिशन है वो ये बताती है कि पाकिस्तान जो है वो इतना कर्जा पाकिस्तान का वो नहीं है जो डिफॉल्ट की तरफ लेके जाए। लेकिन सर अगर हमारी ये सिचुएशन रही जिसमें हम अपनी कंजम्पशन को लेस नहीं करेंगे और हमारी पॉलिसीज जो है वो नेशन सेंट्रिक नहीं होंगी, तो तब तो हम श्रीलंका की तरफ जाएंगे, लाइक डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। देखिए फिर वही बात है कि ऐसे नहीं जाएंगे ना, ऐसे जबरदस्ती नहीं जाएंगे हम लोग। उसके लिए आप लोग जो है वो अपना डेट उस तरह का लेना पड़ेगा जिस पे डिफॉल्ट पे जाएं आप। और तो हमारा डेट इतना नहीं है, डेट हमारा जो है इतने की बात नहीं है, बात ये कि किस डेट पर डिफॉल्ट होता है। आपसे मैंने डेट लिया है और आप मुझे आप कभी भी डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने मुझे कंट्रोल भी किया हुआ है, मुझे आपने कंडीशंस लगाई हुई मेरे ऊपर कि मुझे यहाँ से पैसा इकट्ठा करके दो, तो आप तो अपना पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं वापस, तो आप कैसे चाहेंगे कि मेरा पैसा डूबे। दूसरा जो मार्केटेबल डेट होता है, जो आपने बॉन्ड्स पे लिया होता है, स्कूप पे लिया होता है, वो जब आप कहते हैं कि हम नहीं पे कर सकते, तो तब आप कहते हैं जी कि आप डिफॉल्ट कर गए। बाकी जो हमारा डेट 27% तो हमने बायलैटरल डेट लिया हुआ है, जो जिसमें से 23% चाइना से लिया हुआ है। चाइना आपको डिफॉल्ट करने देगा? तो आप देखें ना, फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी 4% है वो आपको सऊदीया और यूएई ने दिया हुआ है, तो वो तो आपके दोस्त मुल्क हैं। बहरहाल एक चीज ये वाज़ेह है कि कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, असल चीज मुफाद की होती है। उन्होंने भी जो कर्जा दिया हुआ है उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट हमसे लेना है, लेकिन वो हमारा ख्याल तो करते हैं ना, और हमें वो कर्जा देते भी हैं। तो इसलिए कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जो मुझे नजर आ रही हो कि आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे, सिवाय इसके कि एक साजिश जो है वो पीक पर चली जाए और फिर कहीं जाके आपको डिफॉल्ट पर लाया जाए। तो वैसे पाकिस्तान नहीं है, अल्लाह ताला कभी भी ऐसा दिन ना दिखाएगा कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करे। प्रोग्राम इख्तिताम पे है और इस डीप रूट एनालिसिस के साथ कि पाकिस्तान की करंट और पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमें अकॉर्डिंग टू पब्लिक ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया, अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, जो हम काफी अरसे से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट का शिकार हो रहा है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, इमरान खान क्या कर रहा है, इस सब का डीप रूट एनालिसिस करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन, debt situation as well as political economic situation is not out of hands. It is just a political conspiracy. It is just a narrative to weaken the state, जो कि हमें इस पे नजरसानी करने की जरूरत है। इसके साथ साथ thank you sir for this analysis and thank you for your time. हम next week एक नए करंट सिचुएशन के साथ, नई करंट अफेयर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।